हेलो स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आईयूपीएसी। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने फ्यूल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सारे लेक्चर हमने एक एक करके देखे। आज का जो हमारा क्लास है वो पूरा कार्बनिक रसायन में जो आईयूपीएसी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरीके से कंपाउंड बना हुआ है, कैसे कैसे आप उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप उसका नामीकरण करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जो है एक एक करके इसमें देखेंगे और सीखेंगे। जैसा कि आज का हमारा लेक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आईयूपीएसी नेम। तो आपको ये पता है कि जैसे जो आपका केमिस्ट्री है उसको हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखे हैं। एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीन पार्ट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस जो भी एक तरीके से हम कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा बेस्ड प्रॉब्लम को आप हैंडल करते हो। फिर आप जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात पढ़ते हो, माने अकार्बनिक रसायन में, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम जो है एक धातु और एक अधातुओं के संयोग से जो माने एक तरीके से हम कर सकते हैं कि जितने टाइप के सॉल्ट होते हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। और जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बनिक रसायन के बारे में जब बात करते हैं तो कार्बनिक रसायन या हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप ये जान पाओगे कि क्या इसकी हिस्ट्री रही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि प्रत्येक, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रत्येक साल या प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए नए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड सर्च किए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं। इसका क्या रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों की जो संख्या है वो मिलियन से भी ज़्यादा है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है एक तरीके से हम कहें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सॉल्ट हैं वो कुछ लिमिट्स में है। बहुत होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है लाखों में, लेकिन अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड है। वो ऐसा क्या नेचर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें जो है आप बेसिकली कार्बन जो है वो कार्बन के आपको पता है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके आउटर मोस्टर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ना तो मान 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है और इसी प्रॉपर्टीज के होल्ड करने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है जो कंपाउंड है वो लॉट ऑफ होने के बात यहाँ पे कही जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि आज तक ज्ञात तत्वों में कार्बनिक सबसे अलग तत्व है। जो आपके कार्बन है वो एक तरीके से जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड को ही अब अभी आप हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो कहा जा रहा है कि मैंने आपसे बोला कि आज तक ज्ञात तत्वों में कार्बन सबसे अलग तत्व है। मीन्स आपको ये बताया जा रहा है कि तथा सभी जीवधारियों में इसके इसके यौगिक विद्यमान है। इन यौगिकों की प्रकृति के आधार पर इनका अध्ययन रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा में करते हैं जिसे हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपसे बताया ही कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी होने की वजह से या अभी आप बोलोगे कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने की वजह से ही इतने सारे आपके जो है कंपाउंड हैं। तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप वर्गीकरण कैसे करोगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन, अभी आप एक टर्म पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड जिन्होंने हाइड्रोकार्बन माने ऐसे कंपाउंड अभी आप देखोगे कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ाव से जो है लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उन सबको जो है आप हाइड्रोकार्बन के रूप में लोगे। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली अभी आप जो है दो पार्ट्स में कैटेगराइज करोगे, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अन्य कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न माने डेरिवेटिव माने जाते हैं। कार्बन परमाणु एक दूसरे से संयोज होकर माने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संयोजित होकर दो प्रकार की जो है क्या एक श्रृंखला बना सकते हैं। माने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ाव से दो टाइप के जो है हम बोल सकते हैं कि उसको हम संयोजित करके दो प्रकार की जो है क्या
हम एक तरीके से संयोग करके दो प्रकार की श्रृंखला बना सकते हैं। तो इस प्रकार कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। अभी आप बोलोगे कि ओपन चैन हाइड्रोकार्बन या ओपन चैन कंपाउंड, और दूसरा होता है आपका क्लोज चैन कंपाउंड। तो ओपन चैन कंपाउंड क्या होता है और क्लोज चैन कंपाउंड क्या होता है, इसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, खुली श्रृंखला यौगिक किसको बोलते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक कहने का मतलब ये है कि ओपन चैन माने एक तरीके से जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो जुड़ाव है वो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है केवल एक माने खुली हुई श्रृंखला, खुले हुए ओपन स्ट्रक्चर्स में उनके जो है आप श्रृंखला देखोगे। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की क्या, कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है, उन्हें खुली श्रृंखला यौगिक या फिर हम बोल सकते हैं एलिफैटिक, या इसी को हम बोल रहे हैं एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। इन्हें जो है अचक्रीय यौगिक माने एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। और जो आपका माने ओपन चैन कंपाउंड है, ये इसको भी आप दो भाग में कैटेगराइज कर रखे हैं। तो वो किस तरीके से आपने उसको बांटा हुआ है, तो सबसे पहले ये कह रही है कि सीधी श्रृंखला यौगिक माने स्ट्रेट चैन कंपाउंड। स्ट्रेट चैन कंपाउंड का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन, तो कार्बन आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो 2 और 4 आ गया। तो अब जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि जो ये कार्बन है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, 4 साइडेड से जो है क्या कर सकते हैं, माने अटैच्ड हो सकते हैं इससे अदर, जैसे 4 साइड से हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो यही माने नेचर होने की वजह से यहाँ पे एक तरीके का जो आपसे कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है, जो ये एक तरीके से हाइड्रोकार्बन में जो दो टाइप की बात बता रहे हो, खुली श्रृंखला और दूसरा जो है माने क्लोज्ड श्रृंखला या फिर हम बंद बोल सकते हैं बंद श्रृंखला। तो उसमें जो आपकी ओपन चैन स्ट्रक्चर है, ओपन चैन स्ट्रक्चर्स को आपने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर, एक स्ट्रेट चैन कंपाउंड और दूसरा अभी देखोगे आप ब्रांच चैन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके स्ट्रेट चैन कंपाउंड की। तो स्ट्रेट चैन कंपाउंड को कैसे सीखोगे आप, तो आपसे कहा जा रहा है जैसे सपोज दैट मेथेन की अगर हम बात करें, तो मेथेन जो आपका है यहाँ पे देखिए मेथेन CH4, तो मेथेन यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बन है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हमने 4 साइडेड से इसको जोड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के पार्ट्स को हम अलग दिखा दे रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे है आपका और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ले रखा है। अब ये जो है आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, कोवैलेंटली नेचर के होते हैं। तो ये जो है एक एक जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्टर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन पा जाता है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को कौन, हाइड्रोजन मेंटेन कर लेता है। तो अब जो है ये आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन पूरी तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड में आप जानते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो कंपाउंड बनते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गए और कार्बन को आउटर मोस्टर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, 4 इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिया, कार्बन भी सेटिस्फाइड हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे इसको बॉन्ड, ये लुईस स्ट्रक्चर था, अब इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये कार्बन हो गया एक सिंगल बॉन्ड, माने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने दो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा को जो है सिंगल बॉन्ड। जैसे कहीं पे अगर इस तरीके का है तो इसका मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड। अगर ये जो है आप बोलोगे कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका डबल बॉन्ड। अगर कहीं पे 3 पेयर ऑफ जो है क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये आपका है सिंगल बॉन्ड, ये आपका है डबल बॉन्ड और ये आपका है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस बात को आपको यहां समझाया जा रहा है कि अभी मैं ये स्ट्रेट चैन कंपाउंड को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये कार्बन है, कार्बन को देख रहे हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड, यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड और फिर यहां पे भी आपका एक सिंगल बॉन्ड है। और ये जो है आपको पूरी तरीके से जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरी तरीके से क्या है, ओपन है। तो इस वजह से आप इसने क्या बोला कि माने स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन। तो अब यहां पे हम इसको बताते हैं, आप यहां पे देखेंगे, देखिए ये जो है आपके है मेथेन स्ट्रेट चैन कंपाउंड्स के आप कुछ क्या देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपसे बात की गई मेथेन CH4, दूसरा है आपका एथेन CH3 अभी इसका स्ट्रक्चर हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पे है मेथेन के बाद प्रोपेन, फिर आपका है ब्यूटेन, फिर है आपका ब्यूट प्लस इन माने ब्यूट 1 इन के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे फिर ये आपका क्या है प्रोप प्लस 1 माने प्रोप 1 आइन और यहाँ पे है ब्यूट 2 आइन।
अब ये जो है इनके नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे केवल आप एक एग्जाम्पल सीख रहे हो। अभी मैं ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करते हो, माने इनके क्या रूल्स हैं, बेसिकली इनके नाम आप कैसे रखते हो। तो देखिए आपको अभी हमने जस्ट जब बोला था कि जो आपके माने ये कार्बन थे जिनके आउटर मोस्टर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपने बोला कि ये दो प्रॉपर्टीज शो किए, एक जो है आपका माने टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी मीन्स जो है आउटर मोस्टर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए और जिसकी वजह से ये जो है क्या किए, अपना वो बॉन्ड बनाए। तो अब यहाँ पे जो कार्बन है और हाइड्रोजन का जो जुड़ाव है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड को यहाँ पे कोरिलेट कर रहा है। अब दूसरा है आपका शाखित माने शाखित श्रृंखला यौगिक माने ब्रांच चेन कंपाउंड। ये देख रहे हैं आपको 2 मेथाइल प्रोपेन है, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पे 2,3,4 ट्राईमेथिल पेंटेन, ये यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बेसिकली नॉमेनक्लेचर होता है इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड होता है, अभी जब हम हाइड्रोकार्बन को बताएंगे तो हाइड्रोकार्बन को जो है हम जब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, माने कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड से कंपाउंड जुटे होंगे तो वो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त जिसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो आप वहां पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से उसको जानोगे। तो अब यहाँ पे अभी जब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखे हैं। एक जो है आपका है बेसिकली, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो है एक बेसिकली होता है आपका एल्केन, क्या होता है, एल्केन, और दूसरा फिर होता है बात आपका एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन। फिर तीसरी बात जो होती है वो आपकी होती है एल्काइन की, ठीक ना। तो जहां पे भी एल्केन, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स में हम ये बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट्स है इसको आपने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक सेचुरेटेड, कौन सा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका क्या था, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं हम संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन। तो अब जो है जब आपसे ये बोला जाए सेचुरेटेड जहां पे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन हाइड्रोजन के, और अनसेचुरेटेड माने जहां पे डबल बॉन्ड हो और क्या, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आपको अब जब ये हम पढ़ा रहे हैं एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n, CnH2n+2, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n, और जो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n-2, ठीक ना। तो ये जो है जो आपका एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, और दूसरा जो है जो आपका फार्मूला है वो मैंने क्या बोला आपसे कि CnH2n, और ये जो है CnH2n-2। तो अब जो है जो एल्केन होता है इसका हम लास्ट का जो है जो ये सफिक्स है वो यूज करते हैं एन, जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वहां पे हम शॉर्ट में ले आते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो हम लेते हैं इन, क्या लिखते हैं, इन। और ट्रिपल बॉन्ड की जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि वहां पे आता है आइन, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये जो है जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में आता है आपका एल्केन, और डबल बॉन्ड में एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। अभी इनके नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं कि कितने जो है कार्बन उस कंपाउंड में आ रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि एक कार्बन है तो उसको पढ़ते हैं हम क्या, मेथ, क्या पढ़ते हैं, मेथ। 2 कार्बन आपके पास दिया हुआ है तो मेथ के बाद आता है आपका एथ। 3 कार्बन अगर कहीं पे किसी भी कंपाउंड में है तो मेथ एथ प्रोप आप बोलते हो, क्या पढ़ते हैं भाई, प्रोप। 4 कार्बन है तो उसके लिए आप पढ़ते हो ब्यूट, क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन अगर आपके पास है, 5 कार्बन, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं पेंट। अगर आपके पास 6 कार्बन है तो उसको पढ़ते हैं हम ना क्या, हेप, हेक्स, ठीक ना। अगर 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए आप पढ़ते हैं हेप्ट, क्या पढ़ते हैं, हेप्ट।
अगर आपके पास 8 कार्बन है, सपोज दैट कितने कार्बन है, 8 कार्बन, तो उसको पढ़ते हैं आप ऑक्ट। अगर आपके पास 9 कार्बन है तो आप पढ़ते हैं नोन। और अगर आपके पास 10 कार्बन है तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, डेक। तो इस तरीके से नंबर आप कार्बन को काउंट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो किस बॉन्ड से जुटे हुए हैं। अगर सपोज डेट वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, वो एल्केन फैमिली में आएंगे और वहां पे उसके सफिक्स के आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और डबल बॉन्ड में आएगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड में आएगा तो आइन लगा देंगे। जैसे हमने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, क्या एक एग्जांपल हमने लिया था एथेन का। तो एथेन का जनरल फार्मूला जो है C2H6 है। तो C2H6 का जो है लुईस स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे कहूं बनाने के लिए तो आप यही बनाओगे, ये कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो 6 साइडेड आप हाइड्रोजन लगा दो। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब हम थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे दिखा दीजिए। हाँ चलिए, अब हम इसके आउटर मोस्टर सेल के इलेक्ट्रॉन आपको दिखा देते हैं। तो ये जो है सपोज डेट कार्बन है, तो कार्बन के बाहरी कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब इसको हम जो है आइए बॉन्डेड कर देते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो है बैलेंस हो गया, फिर ये जो है बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया और फिर ये बैलेंस हो गया। अब फिर जो है कार्बन भी बैलेंस होगा। तो अब जो है कार्बन को जब आप बैलेंस करोगे तो कार्बन को हम बैलेंस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करके इससे अभी जो है ये इसके पास 4 पहले से है ऑलरेडी कार्बन के पास, और ये आपके पास 5 6 7 और यहाँ से एक ले लिया क्या 8। तो अब जो है यहाँ पे ये आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप बताओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके ये अपना बना लिया। अब जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसको भी चाहिए, तो 4 तो पहले से इसके पास है, 5 6 7 और फिर ये इससे रिटर्न ले लिया, ये इसका भी क्या हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से ये जो है आपस में म्यूचुअल शेयर कर करके कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये तो लुईस स्ट्रक्चर रहा। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, आपने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। ये कार्बन हाइड्रोजन के बाद में सिंगल बॉन्ड, ये जो है आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड, ये जो है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड। तो अब जो है आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करोगे, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा एथ, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप एथ, और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुटा है तो एन लग जाएगा सफिक्स लास्ट में, तो ये क्या हो गया एथेन। इस वजह से इसको हम क्या पढ़ते हैं एथेन। तो अभी इनका जो है हम डीप में बातें पढ़ेंगे, अभी हम जो है क्या पढ़ रहे हैं ओपन चैन स्ट्रक्चर को आप जो है मॉडिफाइड कर रहे हो, सीख रहे हो। तो इस ओपन चैन स्ट्रक्चर्स को ही थोड़ा सा हम बताते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर आप किस तरीके से कर रहे थे। तो अब जो है यहाँ पे साखित श्रृंखला यौगिक या ब्रांच चैन जो कंपाउंड है, इसमें 2 मेथिल प्रोपेन हो गया, 2 3 4 ट्राई मेथिल पेंटेन हो गए। तो इस तरीके से इसका आपने क्या सीखा, क्लासिफिकेशन सीखा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका बंद श्रृंखला यौगिक था जिसको हम क्लोज चेन कंपाउंड के नाम से जान रहे थे, अब जो है ऐसा होगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन होंगे वो आपस में आके कहीं पे स्ट्रक्चर क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, माने बंद कर लेंगे। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में संयुक्त होकर क्या करते हैं, बंद श्रृंखला बनाते हैं, उन्हें हम बंद श्रृंखला यौगिक के नाम से जानते हैं। आप जो है यहाँ पे ये बताओगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे बता रहा है, माने बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं इन्हें हम चक्रीय माने साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। और चक्रीय यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका जो है समचक्रीय यौगिक माने होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपका जो है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ होमोसाइक्लिक और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जो है जो आपको क्लोज चैन कंपाउंड बता रहे थे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि CH2 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 ये जुट के जो है क्या बना दिया साइक्लोप्रोपेन, माने एक तरीके से ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ये क्या है ब्यूटेन है, एक माने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, आपको 4 कार्बन दिख रहा है। अब ये जो है एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या हो गया, आके बंद हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे साइक्लो ब्यूटेन। फिर उसी तरीके से ये आपको दिख रहा है इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट पढ़े थे, लेकिन ये जो है जो इनके एक तरीके से जुड़ाव है जो कंबाइंड बॉन्ड है ये आके कहीं ना कहीं आपके बंद हो जा रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे साइक्लो पेंटेन के नाम से पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से इसमें आपके
भैया कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए आप पढ़ते हो हेक्स, और जो है सब सिंगल बॉन्ड से जुटा होते एन लगेगा, तो हेक्स हेक्सेन हो गया, और ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो अब यहाँ पे ये जो आपको क्लोज चैन कंपाउंड बताया गया, क्लोज चैन कंपाउंड में जो इनके दो आपने क्लासिफिकेशन देखे हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा जो आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समझते हैं। आइए देखते हैं समचक्री यौगिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे बंद श्रृंखला यौगिक जिनका चक्र माने रिंग केबल जो है क्या कार्बन परमाणुओं के संयोजन से बनता है, वो समचक्री यौगिक कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसमें हम आपसे बोल रहे हैं कि ऐसे बंद श्रृंखला यौगिक जिनका चक्र, जिनका जो साइकिल है वो केवल व केवल क्या हम कह रहे हैं, कार्बन परमाणु माने कार्बन परमाणुओं के संयोजन से, उसमें हाइड्रोजन नहीं, तो वो जो है आपके क्या कहलाएंगे, समचक्री यौगिक कहलाएंगे। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे समचक्रीय कार्बन यौगिक जिनके गुण जो है क्या बोला जा रहा है, एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन आदि। अब फिर यहाँ पे क्या बताओगे आप, आपसे ये बोला जा रहा है कि माने एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक यौगिक, एरो का मतलब होता है ओरमा का मतलब, जैसे एरोमेटिक, ठीक ना। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है, एक तरीके से हम एरोमेटिक का जो शुद्ध हिंदी होता है उसका मतलब होता है सुगंधित, लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ओरमा जो है वो सुगंध में है, सुगंध से लिया गया है, में ये एक विशिष्ट गंध पाई जाती है, जैसे बेंजीन और उसके व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे देखते हैं कि उसमें कुछ एक जैसे साइक्लो में ही रहता है, लेकिन वहां पे अल्टरनेटिवली बॉन्ड आ जाते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये क्या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल। तो ये जो है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि बेंजीन और उसके व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में 6 कार्बन परमाणुओं की रिंग होती है, जिसमें क्रमशः एकल बंध, जिसमें देखिए क्रमशः एकल बंध तथा द्विबंध द्वारा जो है क्या कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। बेंजीन का जो जनरल फार्मूला है वो है C6H6। अब ये कहा जा रहा है कि सरलतम एरोमेटिक यौगिक होते हैं। जैसे नोट में आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे भी समचक्री कार्बनिक यौगिक जो हकल्स रूल्स, अभी आप हकल्स रूल्स माने एरोमेटिक कंपाउंड्स को, माने कौन से कंपाउंड जो है एरोमेटिक हैं कि कौन से नहीं है, तो उसको हम हकल्स के नियम से बताते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे भी समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जो हकल रूल्स माने 4n+2 रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का अनुसरण करते हैं, वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो वहां पे वो जो है आपको हायर क्लास में सीखने को, यहाँ पे हमको ये नहीं बताना होता है कि आप जो है कंपाउंड को देखो बताओ कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, वो सब चीजें हायर क्लास की हैं। यहाँ पे केवल हमको ये जान लेना होता है कि कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा सिंपली जो है आपका अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या होमो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो जब आपके जो है अल्टरनेटिवली बांटोगे तो वो एरोमेटिक्स में आ जाएंगे। अब ये जो है जैसे उदाहरण फ्यूरान, थायोफिनोन और जो है आज ये सब कंपाउंड है, जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ पे आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर दे दिया, हाँ बेंजीन पे ही एक OH लगा हुआ है। फिर ये आपका जो है बेंजीन है, फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको कैसे इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना रहे हो। फिर ये एनिलीन है, जैसे ये जब कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं तो उनके कुछ स्पेशल्स नाम हो जाते हैं, जैसे इसको हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। जब बेंजीन पे NH2 लगता होता है तो इसको हम एनिलीन पढ़ते हैं। जब CHO लग जाता है बेंजीन पे तो बेंजल्डिहाइड के नाम से पढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से जब यहाँ पे माने 2 ये इस तरीके से है तो ये, और ये 3 जो है पार्ट एंथ्रासाइट हो गया, हाँ तो इस तरीके से नैप्थीन हो गया। तो ये अलग अलग जो है जो आपके एरोमेटिक यौगिक हैं उनका आपने क्या देखा, क्लासिफिकेशन या फिर एग्जाम्पल देखा हुआ है। अब आगे के हम पार्ट्स में ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है जो विषम चक्रीय यौगिक है माने हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी थोड़ी बहुत बातें जानते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि विषम चक्रीय यौगिक में चक्र में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया, ये एलिफैटिक है। फिर यहाँ पे टेट्राहाइड्रोपाइरॉल है, फिर उसी तरीके से टेट्राहाइड्रोथायोफीन है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल आपको माने किसमें, हाइड्रोसाइक्लिक, उसमें केवल व केवल कार्बन के पार्ट थे। इसमें जो है कहा जा रहा है कि विषम चक्रीय यौगिकों के चक्र में कार्बन परमाणुओं के अलावा भी जो है जैसे कुछ परमाणु हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर आदि परमाणु भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कहलाएंगे आपके माने हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में
आएंगे। अब यहाँ पे हम क्या फिर आपको बताएंगे कि अब ये कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट डायग्राम पे या चार्ट डायग्राम पे इसको हम समझ सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा था, एक आपका जो है ओपन चेन और दूसरा आपका जो है क्या था, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक, या इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। अब मैंने आपसे बताया था कि जो आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में बात करेंगे, और यहाँ पे भी जो है इसको आपने क्लोज में दो बात किया था, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में ही आपका बात आएगा एरोमेटिक और किसका, एलिसाइक्लिक का, और यहाँ पे इसके पैर को हम जो है क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है एक माने चाहे डायग्राम था, इसके बेसिस पे आपने सीखा हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बात आती है जैसे फंक्शनल ग्रुप की, माने अब बात कहें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे आपको ये बताया जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप में आप जो है किस तरीके से ये चीजें ये बताओगे कि कैसे कैसे इन जो है कार्बन कंपाउंड के नेचर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैंने आपको बताया था, या सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जहां पे जो है आपके क्या हो गए, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में आएगा तो वो अनसेचुरेटेड वाले पार्ट्स में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह, माने परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, माने हम बोल रहे हैं आपसे परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण का निर्धारण करता है, वही क्रियात्मक समूह कहलाता है, माने फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच लार्जली डिटरमाइन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये जो है OH है जिसको हम एल्कोहलिक ग्रुप में बोलेंगे, ये आपका ओइक एसिड में है, ये एल्डिहाइड में है, और ये जो है CO और NH2 के पार्ट्स में क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ क्रियात्मक समूह है माने फंक्शनल ग्रुप है, इनके नाम है और कुछ के जो है क्या है एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये जो है एल्कीन के टर्म में आ रहे हैं, और यहाँ पे ये आपको जो है एथीन इसका एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माने ब्लर हो गया है, आपको नहीं दिख रहा है CH2, और ये डबल बॉन्ड CH2 के पार्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसी तरीके से ये जो है एक फंक्शनल ग्रुप जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन हो गया, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH के रूप में आया है। एल्कोहल में जो है जब जो है फंक्शनल ग्रुप OH लग जाता है तो वो एल्कोहलिक कहलाता है, जैसे मेथनॉल हो गया। अब ये जो है आपका एल्डिहाइड है जब CHO लगा होगा, COOH इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एथेनोइक एसिड में आ गया। NH2 लग गया तो एमीन में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से CO आ जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, और एस्टर में C डबल बॉन्ड O और फिर OR के रिस्पेक्ट में इस तरीके से। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके बताया गया। एमाइड में जो है इस तरीके से होगा, और ईथर में इस तरीके का जो है फंक्शनल ग्रुप आपके साथ अटैच्ड होगा। अब जो है कह सकते हैं कि इसी में जो है जो आप ये पढ़ोगे वो आपकी बात आएगी इस कार्बन कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो अब जो है जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि कार्बन इट्स कंपाउंड्स में, तो कार्बन इट्स कंपाउंड में आपको हमने बताया कि जो आपका हाइड्रोकार्बन्स है वो एक सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अंतर्गत आपका एल्केन आया और अनसेचुरेटेड के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आया। तो अभी जो है हम बात कर रहे थे एल्केन का, तो एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्कीन का जो श्रेणी होगा एल्केन का, देखिए एल्केन, अब जो है इसका जनरल फार्मूला जो था वो है आपका CnH2n+2। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए सपोज डेट आपका पहला ही कंपाउंड है, मान लीजिए वो CH4 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं मेथेन। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ N कहने का यहाँ पे क्या मीनिंग है, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। तो N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन जो दे रखे हैं, जैसे CH4 है तो अब इसमें रखिए तो ये CnH2n+2 में तो C1 हो गया, और ये आपका H हो गया 2 × 1, और यहाँ पे क्या हो गया आपका +2। तो अब यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये देखोगे कि ये हो गया C1 और ये हो गया H2+2। तो मतलब क्या यहाँ निकल के आया, ये C1 और ये क्या हो गया आपका 4। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे लिखते हो कि ये जो है जो इसका पहला मेंबर है वो क्या हो गया CH4। तो इस तरीके से ये जो है एल्केन का पहला मेंबर या पहला जो तत्व है वो क्या हो गया आपका मेथेन CH4, ये मेथेन हो गया।
फिर दूसरा है C2H6, फिर इसी तरीके से है C3H8, फिर इसी तरीके से है C4H10, C4H10, फिर उसी तरीके से है C5H15, सॉरी H12। अगर आपको ये चेक करना है कि ये क्या जो हमारा कंपाउंड है ये सब एल्केन के मेंबर हैं कि नहीं है, कि ये सब एल्केन के फैमिली में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आइए एक एग्जांपल हम चेक करते हैं। जैसे सपोज डेट आपका C4H10 है, तो यहाँ पे इसमें रख के देखिए C4 क्या है H10। अब इसमें आप जो है इस फार्मूले में रखिए, तो आपका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो CnH2n+2 में जब आप रखोगे तो C नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 दे रखे हैं, और ये जो है C4 हो गया, H2 इंटू एन की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, और ये आपका जो हो गया +2। अब जैसे ही रखोगे आप तो ये हो जाएगा C4, और यहाँ पे 4 2 जा 8+2। तो यहाँ पे जब आप इसको टोटल में रखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आ जाएगा आपका C4, और यहाँ पे हो गया ये H10। मतलब ये जो है C4H10 ये किस फैमिली का मेंबर है, तो आप ये बोलोगे कि ये एल्केन के फैमिली का मेंबर है। तो इस तरीके से जो है ये हम बोल रहे हैं कि एल्केन हो गया। फिर उसी तरीके से जो है जो एल्कीन है, क्या है एल्कीन, तो एल्कीन को हम देखते हैं। एल्कीन्स में हम यहाँ पे जो एल्केन था इसको हम सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं, और एल्कीन जो है वो आपका है डबल बॉन्ड। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है आपका CnH2n। देखिए हम एक चीज यहाँ पे भूल रहे हैं, एल्केन का दूसरा नाम पैराफीन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक ना। तो ये जो है जो आपका एल्कीन है वो CnH2n में है। अब जैसे इसमें जानना हो आपका, इसका जो सबसे पहला मेंबर है वो है C2H4। अब आइए चेक करते हैं कि क्या यह सही है कि नहीं है। तो इसका जनरल फार्मूले में रखते हैं, n यहाँ पे कितने क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन, n=2 है। तो अब इसी फार्मूले में रखिए, तो C2 और ये हो गया H2 इंटू 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C2 और ये क्या हो गया आपका H4। तो ये एल्कीन का जो पहला मेंबर है वो क्या है C2H4। फिर दूसरा जो है इसी के फॉर्म में है C3H6, क्या है C3H6 है। फिर इसी के टर्म में है C4H8, क्या है C4H8। फिर इसी तरीके से है C5H10, क्या है C5H10। ये चेक करिए C5H10 इस फैमिली का मेंबर है कि नहीं है, तो इसी में रख लीजिए। n= यहाँ पे क्या गिवन है 5 है। तो जैसे ही आप रखोगे C5 और H जो है क्या है 2n होता है, तो 2 इंटू 5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है C5 और क्या ये आपका दे दिया H10। तो इस तरीके से ये एल्कीन को आपने देखा। अब लास्ट वन जो है वो है आपका एल्काइन, क्या है एल्काइन। तो एल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो है आपका CnH2n-2, और इसको हम डिनोट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। इसका जो सफिक्स आता है एल्केन का, जो सिंगल बॉन्ड जब लास्ट में हम लगाते हैं तो एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं एन लिखते हैं। और जब डबल बॉन्ड का लिखना होता है तो हम इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इन लिखते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसका सफिक्स हम लिखते हैं आइन, क्या लिखते हैं आइन। तो इस तरीके से ये जो है, अब इसका जो हमको पहला मेंबर अगर चेक करना हो तो क्या होगा आपका C2H2, क्या होगा C2H2। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, माने इसको हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, अब इसमें रखिए आप। तो ये हो जाएगा C2 और ये क्या हो जाएगा H2 इंटू 2 - 2। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया C2 और ये H4 - 2। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, तो C2 और ये क्या मिल गया आपका H2। तो मतलब एल्काइन का जो पहला मेंबर है वो क्या है आपका C2H2 है। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको, अब यहाँ पे जो इसका और जो मेंबर है उसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो आपका सेकेंड मेंबर है C2H2, दूसरा हो जाएगा C3H6, क्या हो जाएगा C3H6। फिर ये क्या हो गया C4H8, क्या हो गया C4H8, और ये क्या हो गया C5, ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है C3H4 होगा C3H4, और ये C4 जो है H6 होगा, और यहाँ पे क्या होगा C5H8। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आइए देखते हैं C5H8 इसके जनरल फार्मूला में रखिए। तो जनरल फार्मूला में रखेंगे तो C5 हो गया, H के जगह पे 2 इंटू 5 - 2। तो आपको दिख रहा है कि C5 और ये हो गया 10 - 2। तो मतलब ये C5 और ये क्या हो गया आपका
8। तो इस तरीके से ये इनके एल्काइन के कुछ मेंबर हुए। तो अब आपको जो है एक हम अभी टर्म बता रहे थे सजातीय श्रेणी, या फिर जो है हम जिसको क्या बोल रहे थे, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें सभी सदस्यों की संरचना तथा क्रियात्मक समूह समान होता है तथा दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्रों में केवल डिफरेंस कितने का है, CH2 का अंतर होता है, उसी को हम जो है होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब जो है इसको हम मॉडिफाइड कर रहे हैं। A homologous series may be defined as a group of organic compound having similar structures, same functional groups and any two successive members by जो है क्या CH2 groups। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है जो आपका आगे का अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अभी जस्ट हमने बोला कि माने सजाती होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज आर फॉर्म द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic numbers and only difference on the CH2 group in first member to second member। तो this series or form is known as homologous series। means that मैंने आपसे ये बोला कि ये एल्केन का जो फैमिली आप देख रहे हो C2H4 और C2H6 में केवल व केवल कितने का डिफरेंस है, तो आपको वो दिख रहा होगा कितने का डिफरेंस है, केवल व केवल CH2 का डिफरेंस है। इसमें केवल व केवल एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ही एक्स्ट्रा हैं। फिर इसमें जो है आप देख भी रहे हैं कि ये एक सक्सेसिव ऑर्डर में बढ़ रहे हैं कि द अरेंजमेंट्स ऑफ क्या कंपाउंड ऑन द होमोलोगस सीरीज ऑफ सक्सेसिव ऑर्डर एंड ओनली द बेसिक डिफरेंस ऑफ कितना CH2 का। तो उस टाइप के सीरीज को ही हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो है CH2, अब इसके बीच में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस है। अब इसके बीच में अगर आप डिफरेंस देख रहे हो तो इसमें भी जो डिफरेंस है वो CH2 का ही डिफरेंस है। अब ये माने C4H10 और C5H12 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसमें भी जो डिफरेंस है वो कितने का है, CH2 का है। तो ये जो है जो एक माने पैटर्न मिल रहा है, इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी या फिर होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। अब इसमें एल्कीन में भी देख सकते हैं। अब जो है अगर हम C2H4 और C3H6 के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसमें भी केवल व केवल डिफरेंस कितने का है, CH2 का है। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 12, 2 और 14, ठीक ना, 14 का केवल डिफरेंस आता है मॉलिक्यूलर वेट के। अब यहाँ पे फिर अगर हम बात करें C3H6 में और बात करें C4H8 में तो केवल व केवल डिफरेंस जो है वो किसका है, CH2 का है। फिर इसमें भी जो अगर हम डिफरेंस देखें तो वो किसका है, CH2 का ही। अब इसी तरीके से एल्काइन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो एल्काइन में इसमें भी जो है डिफरेंस आपका कितने का है, वो CH2 का है। इसके रूप में बात करें तो यहाँ भी जो डिफरेंस है वो CH2 का है। अगर उसके रूप में बात करें तो यहाँ भी जो डिफरेंस है वो CH2 का ही दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ पे बताया गया। अब हमने आपको यही अभी जस्ट समझाया कि जो आपका होमोलोगस सीरीज का ये हम बात कर रहे थे कि अ होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय कितने का डिफरेंस है, केवल CH2 ग्रुप्स का। तो अब जो है सजातीय श्रेणी के कुछ लक्षण देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोजीनियस होमोलोगस सीरीज। तो अब आप बोल रहे हैं कि प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो अभी आप CH2 के रूप में बोल रहे थे। फिर कहा जा रहा है सजातीय श्रेणियों के प्रत्येक सदस्य की क्रियात्मक समूह समान होती है। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों की किसी एक समान विधि द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। अब कहा जा रहा है सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है सजातीय श्रेणी के सदस्यों का अणुभार बढ़ने पर उनके भौतिक गुण जैसे क्वथनांक, गलनांक, विलेयता माने ये क्वथनांक कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर कहा जा रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी आदि में जो है क्या आ जाते हैं, क्रमशः कुछ जो है क्या हो जाते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं, माने परिवर्तन होते रहते हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है कि होमोलोगस सीरीज के दो निकटतम सदस्यों के अणुसूत्रों में केवल व केवल कितने का डिफरेंस होता है भैया, तो वो केवल व केवल डिफरेंस आपका CH2 का डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से ये जो है आपने उसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे समझाया हुआ है। अब यहाँ पे आगे जो आप देख रहे हो वो आपको ये बता रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामीकरण है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है, वो हम किन्हीं दो तरीके से करते हैं। माने एक तो उसका जो है सपोज डेट इन माने जहां से वो उत्पन्न होता है उसके आधार पे उसका नाम रखते हैं, और दूसरा एक टेक्निक बनाया गया जिसको हम IUPAC का नाम
बताते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जो है आप जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री इस वजह से बनाया गया क्योंकि आपको पता है कि जैसे स्टैंडर्ड यूनिट आप फिजिक्स में बात करते हो कि जो भी चीजें, जैसे जो भी केमिकल जब खोजी जाती थी तो जिस कंट्री में खोजी जाती थी तो वो एक अलग नाम रखते पाते थे। तो जब कॉन्फ्रेंस होता था तो उसमें लोग उस चीज को नहीं समझ पाते थे। जो वहां पे उस देश के, जिस देश से वो चीजें खोजी जाती थी, वहीं के लोग उस बात को समझ पाते थे। तो उसमें जो है जो ये अंतर था, माने उस जो ये लैकिंग थी उसको ठीक करने के लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया जिससे सभी लोग जो है उस चीज को अंडरस्टूड कर पाए, समझ पाए। तो उसके लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ा जिसको हम माने आईयूपीएसी पद्धति के नाम से जानते हैं। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि निरर्थक या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या सामान्य प्रणाली माने ट्रिवियल या फिर कॉमन सिस्टम के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करेंगे, और दूसरा जो है आईयूपीएसी सिस्टम। अब ये जो है ट्राइवियल या फिर जो कॉमन सिस्टम है, निरर्थक या फिर हम सामान्य प्रणाली के बेसिस पे जो नामकरण करते हैं वो कैसे है, तो इसको आप देखेंगे। जैसे क्या है ये HCOOH, HCOOH, इसको हम फॉर्मिक एसिड का नाम जानते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड को सर्वप्रथम कुल हम क्या कहते हैं, कुछ लाल रंग की चींटियों से प्राप्त होता था। जो फॉर्मिक एसिड थी वो लाल रंग की जो चींटी हैं उनसे जो है प्राप्त किए जाते थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि कुछ माने सर्वप्रथम कुछ लाल रंग की चींटियों से प्राप्त किए जाते थे, और इसका नाम लैटिन जो है क्या था, फार्मिक के नाम पर रखा गया था, जिसका अर्थ होता है क्या, चींटी। अब फिर उसी तरीके से जैसे दलदली स्थानों पर आपको पता है कि जो है कुछ गैस होती है जिसको हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि मेथेन गैस माने दलदली स्थानों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम जो है मार्स गैस दिया गया। फिर उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि साइट्रस फल जो है, जो खट्टे फल होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो साइट्रस फ्रूट से प्राप्त जो है एसिड का नाम जो है हम क्या, सिट्रिक एसिड के नाम से रखा गया। फिर उसी तरीके से आप जानते हो कि सिरका जो विनेगर होता है में को लैटिन में जो है हमको क्या बोलते हैं, एसिटम कहते हैं, और इसका जो नाम है वो क्या है, एसिटिक एसिड रखा गया। सन 1773 में फ्रेंच वैज्ञानिक एरी राउल ने मूल माने यूरिन से यूरिया की खोज की, इसलिए यूरिन के नाम पर इसका नाम जो है क्या रख दिया गया, यूरिया रख दिया गया। तो इस तरीके से सपोज दैट मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड है, और सबके अगर इस तरीके से इस सिस्टम के आधार पे अलग अलग नाम होते तो इनको याद कर पाना कितना कठिन होता। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमको जो है एक सिस्टम बनाना पड़ा जिसको हम बोल सकते हैं क्या, आईयूपीएसी सिस्टम। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि निरर्थक या सामान्य नाम से यौगिकों की संरचना और संगठन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में है। मैंने आपसे बोला कि इनका जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसमें है, मिलियन से भी ज्यादा है। तो ये कहा जा रहा है सभी को सामान्य नाम देना जो है क्या है, एक तरीके से कठिन है, और जो है ये कह सकते हैं तथा एक ही यौगिक के कई सामान्य नाम हो सकते हैं। अब जो है यही कहा जा रहा है कि अतः इस प्रणाली को जो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिवियल नेम्स को नाकार नहीं सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम से जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं बच सकते हैं। तो अब जो है माने एक ही कंपाउंड को मान लो हमारे यहाँ कुछ खोजा गया तो हम अपना अलग नाम रखे, वही कंपाउंड कहीं अदर कंट्री में खोजा गया तो उसका नाम जो है दूसरे तरीके से रखा गया। तो इस तरीके का जो है वेरिएशंस ना आए, इस तरीके की जो है जो समझ है वो सबको जैसे एक जैसा एक सिस्टम मिले, तो उसी सिस्टम में एक सिस्टम हमने बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आप जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब ये कहा जा रहा है कि यह कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक क्रमबद्ध जो है क्या कहा जा रहा है कि प्रणाली है। इसमें यौगिकों के नाम उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर जो है क्या किए गए हैं, आधारित हैं। आईयूपीएसी नामकरण प्रणाली में किसी कार्बनिक यौगिक के नाम के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले एक वर्ड रूट आता है जिसको हम मूल शब्द बोलते हैं, फिर सफिक्स यूज करते हैं, माने वही एन एल्केन जैसे था उसका एन, आपने एल्कीन में इन उसका और आयन, तो वो जो है आपका सफिक्स यूज करते हैं। फिर उसमें जो है कुछ क्या लगा देते हैं, परफिक्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर करोगे। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो वर्ड रूट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो वर्ड रूट या फिर मूल शब्द क्या कहलाते हैं। तो वर्ड रूट आप ये बोलोगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों की मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। जैसे देखिए ये कहा जा रहा है वर्ड रूट, यही जो है आपका क्या है, वर्ड रूट है। तो हमने ये कहा कि कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एक
विशिष्ट शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसे हम मूल शब्दों की सूची में निम्नवत दिए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पे 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन अभी जस्ट मैंने वहां पे बताया भी था, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन में हेप्ट, 8 कार्बन में ऑप्ट, 9 कार्बन में नोन, 10 कार्बन में डेक, 11 कार्बन में जो है अनडेक, और 12 कार्बन में जो है क्या डूडेक, और 13 कार्बन में जो है ट्राइडेक। तो इस तरीके से इसमें जो है बेसिकली जो है 10 ही है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। यहाँ पे और भी जो है कुछ हमने नाम आपको दे रखे हैं जिससे आप इस चीज को देख लोगे। तो ये जो है जो वर्ड रूट था, उसमें वर्ड रूट का मतलब यही है कि सबसे पहले किसी भी सिस्टम का नॉमेनक्लेचर करने से पहले सबसे पहले उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं। अगर जो है 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। तो इस तरीके से अलग अलग जो है आप उसके नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो सफिक्स है, सफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी आप जो है उसको बताओगे कि कहा जा रहा है कि प्राथमिक अनुलग्न या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी सफिक्स, इसके द्वारा संतृप्त, माने अभी हमने जस्ट बोला सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो है क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला माने को निरूपित किया जाता है। यदि कार्बन श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध माने सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है कि 3 टाइप के बेसिकली जो है होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि क्या हमने बोला कि जब जो है हमने बोला कि यदि कार्बन श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध हैं, तब प्राथमिक अनुलग्न एन, मैंने आपसे बोला था एल्केन का जो लास्ट पार्ट था एन का प्रयोग किया जाता है। और फिर हमने बोला कि यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध माने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनके लिए प्राथमिक अनुलग्न जो है माने प्राइमरी सफिक्स क्रमशः इन और क्या आइन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 जुटा हुआ है, तो इसको आपने एथेन नाम दिया। 2 कार्बन के लिए एथ होता है और इसके लास्ट में जो है आपने सफिक्स में क्या लगा दिया हुआ है, एन लगाया हुआ है। फिर उसी तरीके से ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सब सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है, तो क्या आपने बोला प्रोपेन। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे फिर 4 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन, आपको इस तरीके से चीजें दे रखा है। फिर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन और ये ब्यूटाइन। अब यहाँ पे फिर आप क्या बताओगे, कहा जा रहा है आपसे कि जो सेकेंडरी अनुलग्न है, अब उसको आप क्या बुलाओगे, जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, माने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अलावा कुछ जो है अदर स्पेशल टाइप के जो है जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम अभी आपको बताए थे। तो अब हमने आपसे बोला था कि यह कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह माने फंक्शनल ग्रुप का निरूपण करता है। कुछ क्रियात्मक समूह व उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले द्वितीयक अनुलग्न जो है सारणी में कुछ दिए गए हैं। अगर जैसे कहीं पे OH लगता है तो वो एल्कोहलिक ग्रुप को बताता है, किसको, एल्कोहलिक ग्रुप को। कहीं पे CHO लगा होता है तो आप वो एल्डिहाइड ग्रुप में लाते हो। कहीं पे CO लगा होगा C डबल बॉन्ड O के साथ तो वो आप कीटोन बोलोगे। और फिर इसी तरीके से C डबल OH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल OR होगा तो ईथर होगा, COCl होगा तो एसिड क्लोराइड होगा, फिर CONH2 होगा तो एसिड अमाइड होगा, CN कहीं होगा तो साइनाइड होगा, और NH2 होगा तो अमाइन के नाम से आप जानते हो, या एमीन भी कई लोग बोलते हैं इसको। अल्कोहल में जो आप जो माने फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल को पहचानने के लिए जो है सिंपली लास्ट में अगर कहीं भी फंक्शनल ग्रुप OH लगा होता है तो उसका जब हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, जैसे एल्केन का लास्ट में ANE लिखते थे एल्केन, तो उसी तरीके से अल्कोहल में जो हम सफिक्स लिखते हैं वो हम लास्ट में जो सफिक्स लिखते हैं वो अल लिखते हैं, और सॉरी ऑल लिखते हैं। और फिर उसी तरीके से CHO जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में AL लिखते हैं। फिर उसी तरीके से जो है कार्बोक्सिलिक में ऊन लिखते हैं। फिर उसी तरीके से जो आपका कार्बोक्सिलिक सॉरी कीटोन में जो है ऊन लिखते हैं, कीटोन ऊन, और जो है कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपका जो है CN है तो हम जो है नाइट्राइल के नाम से जानेंगे, अगर जो है NH2 है तो अमाइन के, और अगर जो है CONH2 होगा तो अमाइड के रूप में आप यहाँ पे क्या करोगे, उस सफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स को यूज करोगे। तो इस तरीके से ये जो है आपके पार्ट यहाँ पे बताए गए। फिर आप यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है CH3OH, तो CH3 के लिए आप जो है 1 कार्बन है तो सबसे पहले पढ़ोगे आप क्या, मेथ। और फिर जो है अब आपको पता है कि मेथ है और यहाँ पे इसके साथ क्या लगा है, OH लगा है, तो मेथ
और जो है फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH के लिए क्या लगाएंगे, वो अल्कोहलिक ग्रुप है तो अल लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ये एथेनल हो गया, फिर ये जो है HCHO हो गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेथनल पढ़ेंगे। और फिर ये जो है CH3CHO हो गया तो एथेनल पढ़ लिए, ठीक ना। अब फिर यहाँ पे CH3COCH3 है तो क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पे CH3COOH तो ओइक एसिड मैंने आपसे बताया था, तो इसको आप क्या पढ़ोगे कि यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से ये जो है आपके क्या दिए हैं, एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका परफिक्स होता है माने पूर्व लग्न होता है, इसके भी 2 टाइप आपने कैटेगराइज कर रखे हैं। अब वो किस तरीके से हैं, तो प्राथमिक पूर्व लग्न में माने प्राइमरी परफिक्स में इसका प्रयोग चक्रीय यौगिक माने आपके जो है जो साइक्लिक कंपाउंड थे, तो इसका प्रयोग जो है चक्रीय यौगिक माने साइक्लिक कंपाउंड तथा अचक्रीय एसाइक्लिक कंपाउंड के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। जैसे चक्रीय यौगिक के लिए साइक्लो अनुलग्न जो है प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। जब जो है माने स्ट्रक्चर्स आपका क्लोज होने लगेगा तो उसको आप साइक्लो की संज्ञा दे देते हैं। तो जैसे ये जो है आपका अचक्रीय यौगिक है माने चक्रीय नहीं है, तो इसको आप सिंपल पढ़ सकते हैं CH3 CH2 CH3। अब जो है ये क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। अच्छा ये एक चीज बड़ा कंफ्यूज करता है कि बच्चे जो है ये सोचते हैं कि सर जो है ये आपने हर जगह कहीं पे आप इस तरह लिख दे रहे हैं CH3, फिर यहाँ पे लिख दे रहे हो आप CH2, फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3, ऐसा क्या है कि यहाँ CH3 हो जा रहा है, यहाँ CH2 हो जा रहा है। तो ये बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं कि कार्बन के जो आउटर मोस्टर सेल में है वो जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावैलेंसी उसकी 4 होती है। तो अब जो है टेट्रावैलेंसी माने 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्टर से। अब जो है सपोज डेट यहाँ से 3 हाइड्रोजन ऐसे जुटे हुए हैं और ये जो है एक अदर जो कार्बन है इससे एक बॉन्ड लिया हुआ है। तो अब जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो हाइड्रोजन आपके जो है क्या है, बैलेंस है। अब फिर ये जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो कार्बन के पास पहले से 4 अवेलेबल है और 3 इसने दिया हुआ है तो 3 इससे वापस लिया, 7 हो गया, और फिर एक इस कार्बन से ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका माने ये भी बैलेंस, और ये जो है फिर इसके लिए भी माने इसमें 4 होगा तो ये फिर अदर वाले पार्ट से। तो अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिया हुआ है, फिर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ऐसा, तो ये जो है ये इस तरीके से ये आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अब जो है सपोज डेट मान लीजिए आपका ये है, ये हाइड्रोजन को हमने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक ना। तो ये देखिए ये हो गया, लेके इसने सेटिस्फाई कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे देखोगे तो ये इसने ले लिया और ये इसने, अब इस कार्बन के पास पहले से 4 है, एक इसको दिया था तो ये जो है 5 हो गया, और यहाँ से 6 7 और फिर यहाँ से भी इसको लेना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके का जो है शेयरिंग इसने कर लिया, और फिर इसके पास तो 4 पहले से था और 3 इससे और एक इधर भी दिया है तो ये 8 इससे ले लिया। तो ये जो है जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो इसको फिर बॉन्ड लाइन में जब कन्वर्ट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो गया CH3 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका CH2, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ भी CH3। तो इस वजह से जो है ये आपका यहाँ CH3 लिखा और ये आपने CH2 लिखा। बात समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये चक्रीय है माने ओपन चैन है, पूरी तरीके से खुला हुआ है। अब इसी जो है माने CH3 CH2 CH3 को आपने इस ये रूप दे दिया, माने ऐसे आपने लिख दिया CH2, फिर ये आपने लिख दिया CH2, फिर ये आपने लिख दिया CH2 और यहां से इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसको जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये प्रोपेन केवल नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, साइक्लोप्रोपेन। क्या पढ़ेंगे आप, साइक्लोप्रोपेन। जैसे मान लीजिए ब्यूटेन है लेकिन इसी को आपने क्लोज कर दिया तो क्या पढ़ेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ये हेक्सेन था, इसको आपने क्लोज कर दिया माने चक्रण में कर दिया, चक्रीय में कर दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन के नाम से पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका जो प्राथमिक प्रोलग्न है इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दे रखे गए हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी परफिक्स होता है वो क्या होता है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में से जुड़े ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जो क्रियात्मक समूह माने फंक्शनल ग्रुप से भिन्न होते हैं वो द्वितीयक अनुलग्न जो है सेकेंडरी परफिक्स कहलाते हैं। ये जो है क्या हम बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह प्रयुक्त हुए थे हैं। जैसे कहीं पे अगर फ्लोरीन का होगा तो फ्लोरो पढ़ेंगे, Cl लगा होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो, आई लगा होगा तो आइडो, NO लगा होगा तो नाइट्रोज, NO2 लिखा होगा तो नाइट्रो, CH3 लगा होगा मेथिल, C2H5 एथिल और फिर OCH3 मेथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी। तो इस तरीके से ये जो है सेकेंडरी कुछ आपके पार्ट दिए गए हैं। तो उपयुक्त नियमों को संबद्ध करते हुए जब किसी कार्बनिक यौगिक का नामीकरण किया जाता है तो उसके निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले आपका सेकेंडरी परफिक्स, फिर आपका प्राइमरी परफिक्स, वर्ड रूट,
प्राइमरी सफिक्स और फिर क्या सेकेंडरी सफिक्स के नाम से जाना जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि CH2, जैसे देखिए Cl CH2 CH2 OH। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है इसका आपने नॉमेनक्लेचर वो ये जो है एल्कोल है और ये जो है C है। तो अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है CH2। अब यहाँ से कार्बन की संख्या भी जो है आपको बताया जाएगा कि कैसे आप करते हो। तो ये जो है आपने क्या पढ़ा कि 2 क्लोरो माने Cl पहले आएगा तो 2 क्लोरो एथीन 1 ऑल। फिर उसी तरीके से ये एग्जाम्पल दिया गया है। आजकल कार्बनिक यौगिकों के या हम बोल रहे हैं आजकल कार्बनिक पदार्थों के नामीकरण के लिए हम जो है क्या माने वही IUPAC प्रणाली पद्धति में जो है हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल देखिए लिखा गया है इंटरनेशनल यूनियन, हाँ देखिए बोला जा रहा है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट के नाम से ये जो है IUPAC का फुल फॉर्म है जो दिया गया है। इसके अनुसार किसी यौगिक के नाम दो भाग से मिलकर बने होते हैं। पहले भाग को पूर्व लग्न माने सफिक्स और दूसरा जो है माने प्रफिक्स और दूसरा भाग जो है अनुलग्न जिसको सफिक्स कहते हैं। अब फिर यहाँ पे आगे आप क्या बताओगे, कहा जा रहा है कि IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिक का नामीकरण कुछ निम्न नियमों के अनुसार आप करते हैं। माने जो भी आप नॉमेनक्लेचर करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको हम किसी माने क्या टेक्निक के बेसिस पे करते हैं। माने कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम के आधार पे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर IUPAC के थ्रू कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है आपसे यौगिकों को सबसे लंबी श्रृंखला वाले एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। जब भी जो है आप IUPAC के थ्रू किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने जाओगे तो सबसे पहला आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उसमें कार्बनों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा आए। माने ऐसे कार्बन चेन आप बनाओ जिसमें कार्बन चेन में जिसमें कार्बनों की संख्या सबसे ज्यादा क्या हो जाए एग्जिस्ट कर जाए माने उसमें मिले। तो यही कहा जा रहा है यौगिक का सबसे लंबी श्रृंखला वाले एल्केन का हम क्या करते हैं व्युत्पन्न मानते हैं। जिस यौगिक का नामकरण करना हो उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनकर जो है क्या करते हैं उसके कार्बन परमाणुओं पर उनकी संख्या अंकित करते हैं। माने उस पर जो है क्या करते हैं एक एक का नंबरिंग करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन इस तरीके से। फिर कहा जा रहा है अगर सपोज डेट मान लीजिए आपके पास एक लंबा चैन है जिसमें एक तरफ से जाने पे आपको 4 कार्बन मिल रहा है, एक तरफ से जाने पे उसी चैन में आपको जो है 7 कार्बन मिल रहा है। तो आप उधर से चुनाव करोगे जिधर से कार्बनों की संख्या ज्यादा हो। माने 7 कार्बन को आप लेके चलोगे, 4 कार्बन वाले को लेके नहीं चलोगे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जिन यौगिकों का नामीकरण करना हो उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनकर उनके जो है क्या उसके कार्बन परमाणुओं पर उनकी संख्या अंकित करते हैं। फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं पर अंक इस प्रकार लिखते हैं कि माने प्रतिस्थापित मूलक वाले कार्बन परमाणुओं को क्या हम बोल सकें न्यूनतम अंक दे सकें। माने उधर से जो है काउंटिंग करना है जिधर से जो है जो आपके फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापक लगे हुए हैं उनका जो पोजीशन है वो नियरर में आए माने शार्टेस्ट पे आए। फिर कहा जा रहा है मुख्य श्रृंखला से जुड़े पार्श्व श्रृंखला माने साइड चेन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते हैं। और फिर जो है आप उसका नॉमेनक्लेचर करते वक्त ये ध्यान रखोगे कि वो अल्फाबेट ऑर्डर में किसका जो है पोजीशन पहले आएगा उसको आप पहले दोगे और जिसका वर्ड जो है बाद में आएगा जिसका लेटर बाद में आएगा उसको आप बाद में रखोगे। फिर कहा जा रहा है कि द्विबंध व त्रिकबंध वाले क्या कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं को अंक इस प्रकार देते हैं कि द्विबंध या त्रिकबंध वाले परमाणुओं को छोटा अंक मिले। माने इधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है नियरर है माने बहुत ही शॉर्टेस्ट है उसको उधर अंक सबसे पहला देंगे। यदि यौगिक में द्विबंध और त्रिकबंध एक से अधिक हो तो इन या आइन से पूर्व 2 या जो है क्या 2 के लिए डाई और 3 के लिए जो है क्या ट्राई का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है CH2 CH CH CH2। तो आप जो है उधर से काउंटिंग करोगे जिधर से माने डबल बॉन्ड नजदीक, इधर से भी करोगे तो 1 पोजीशन पे, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4। अब जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है तो अब जो है 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया और यहाँ पे कहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 पोजीशन पे, एक पोजीशन 1 पे और एक पोजीशन 4 पे, सॉरी एक पोजीशन 3 पे। तो 1 3 और ये जो है क्या होगा ब्यूट और ये जो है क्या आइन होगा। तो लेकिन 2 बार आया तो 1 3 ब्यूटा डाई इन माने 2 बार आने की वजह से डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा। तो ये हम पढ़ रहे हैं ब्यूटीन 1 आइन। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है देखिए डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब जो है इधर से काउंटिंग की है कि जिधर से ये 1 2 3 तो यहाँ पे ये आपने क्या लिखा ब्यूटीन लिख दिया, ये ब्यूटीन हो गया 1 माने यहाँ पे ट्रिपल और आइन जो है क्या ट्रिपल बॉन्ड में है तीसरे पोजीशन पे तो ट्रिपाइन। तो इस तरीके से ये आपने जो है लिखा। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो अभी जस्ट हमने बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं पैराफिन अथवा जो है क्या एल्केन
का सामान्य सूत्र अभी जस्ट ये मैंने बता चुका हुआ है, CnH2n होता है। और इनके नाम के अंत में जो है सिंपली क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। जैसे CH4 है तो एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड से जुटा है तो क्या मेथेन, दो कार्बन है तो क्या एथेन। ये तो अभी जस्ट मैंने समझाया, इसको आप देख लोगे। फिर यहाँ पे उसी तरीके से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम ऑल्फीन, जो हम एल्कीन सभी बता रहे थे, इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। तदनुसार एल्केन के जो है लास्ट में एन प्रत्यय के स्थान पर इसके साधारण नामों में जो है क्या ट्रिपल बॉन्ड में आइन के जो है लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है ये मेथेन है, तो इसका जो है अब जो है तदातु रूप क्या हो गया, माने CH2 हो गया, तो मैथिलीन हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझाई गई है, बताई है हमने आपको। अब जो है एसिटिलीन है अथवा एल्काइन है। एल्काइन का हो दूसरा नाम जो है क्या है, माने ट्रिपल बॉन्ड वाले को ही हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। याद रखो इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 के रिस्पेक्ट में है। और फिर हम जो है इसमें जो है इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है आपसे कि माने एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड कहने का मतलब जब मेन एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बनता है। जैसे सपोज डेट ये मान लीजिए मेथेन है, तो मेथेन से जो है जैसे ही एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये मेथेन है तो इसको हम क्या पढ़ने लगेंगे, मेथिल। क्या पढ़ने लगेंगे भाई, मेथिल। जैसे जब मेन एल्केन के पार्ट से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो वहां से क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड। माने हाइलाइड यहाँ लिख दिया, एल्किल कहने का मतलब इसके माने हाइलाइड हाइड्रोजन हट के जो है वहां पे क्या आ जाए, हाइलोजन जुट जाए। हाइलोजन कहने का क्या मतलब है, 17 ग्रुप के जो है तत्व, माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने हाइड्रोजन हटे और वहां पे ये सब आके जुट जाए, तो उस टाइप के पार्ट को हम एल्किल हाइलाइड का संज्ञा देंगे। तो कहा जा रहा है कि इसके साधारण नाम पाए जाने वाले एल्किल मूलक के आधार पर जो है क्या IUPAC इन्हें एल्केनों के व्युत्पन्न डेरिवेटिव मानकर रखा गया है। जैसे ये मेथिल हो गया तो माने आयोडीन लगा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथिल आयोडाइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आयोडोमेथेन। फिर उसी तरीके से है जो है ये क्या मेथ एथ, और जो है यहाँ ब्रोमीन लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर आपके पास दे रखा है। फिर एल्कोहल अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। एल्कोहल माने इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1 और OH ऐड होगा। फिर यहाँ पे क्या आप बोल रहे हैं कि मोनो हाइड्रिक एल्कोहल के साधारण नाम और इसमें उपस्थित एल्कोहल मूल के नाम के आधार पर रखे गए हैं, और इनके नाम के लिए अनुरूप एल्कोनों के जो है कुछ क्या उदाहरण दे रखे हैं। जैसे ये आपके पास है मेथेन है, यहाँ पे एक सफिक्स जो है आपने क्या लगा रखा हुआ, सॉरी सफिक्स मैंने बोल दिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा हुआ है, वहां पे OH आके जुट गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेथिल एल्कोहल, या इसी को हम पढ़ सकते हैं मेथेनल। क्या पढ़ेंगे, मेथेनल। माने जो है आप जब जानते थे कि जहां पे OH लगता हुआ अल आ जाता है और ये सिंगल बॉन्ड के सब साथ जुटे हुए हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेनल की संज्ञा दे देंगे। फिर इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे जो है ये साधारण नाम है और वो IUPAC नाम है, तो C2H5 का साधारण नाम जो है क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल, या फिर इसी को IUPAC नाम में अगर पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ देंगे, दो कार्बन है तो एथ, और जो है OH लगा हुआ है तो अल करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एथेनल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो है अल्कोहल के पार्ट हो गए। फिर उसी तरीके से आपसे जो है कहा जा रहा है कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल माने CHOHCH का साधारण जो नाम है वो हम बोल सकते हैं एनिलीन, ग्लाइकॉल, या फिर IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइऑल है। और फिर हम बोल सकते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, या फिर इसका हम जो है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल के नाम से जो है इस चीज को दे सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड में भी हम बात करेंगे तो वही सिंपली जस्ट अभी बोले थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होगा वो CnH2n+1 और COOH होगा। जहां पे भी OH आता है वहां पे आपने बोला था कि सर ओइक एसिड लगाओगे आप। अब यहाँ पे जैसे ये है माने HCOOH, इसका साधारण नाम इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, लेकिन अगर इसका IUPAC नाम रखना होगा तो एक कार्बन है तो मेथेनोइक क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, या फिर इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, मेथेनोइक। फिर उसी तरीके से है ये आपका CH3COOH, इसका साधारण नाम ये जो है आपका एसिटिक एसिड है, माने एसिटिक अम्ल है, और अगर हम इसका IUPAC नाम बात करें तो ये आप बोलोगे एथेनोइक। फिर उसी तरीके से आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है C2H5COOH, तो ये जो है आपका है प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। अब जो है इसी को हम बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। माने इस तरीके से आप जो है ये साधारण नाम और IUPAC नाम आपके जो है अलग अलग समूह के पार्ट दिए गए हैं। अब उसी तरीके से एल्डिहाइड को पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि जहां पे CHO लगा होगा
वो एल्डिहाइड फैमिली में आएगा। जैसे ये जो है आपका लिखा गया HCOOH, इसको हम फॉर्मिक एसिड या फिर जो है अनुरूप नाम है, और ये जो साधारण नाम है इसको फॉर्मल्डिहाइड या फिर इसको मेथेनॉल के नाम से पढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है, या फिर एस्टल्डिहाइड हम पढ़ते हैं, या इसी को हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है कि कीटोन जो है, कीटोन को भी हम बोल सकते हैं कि इसे जो है एल्केनोन भी कहते हैं, और इसका साधारण नाम प्राय कीटोनिक मूल रूप से संयुक्त होने वाली हम बोल सकते हैं कि एल्किल मूलों के नाम के आधार पर रखा गया है। IUPAC प्रणाली के अनुसार इनके नाम अनुरूप एल्केनों के अंत में जो है ओन प्रत्यय जोड़कर जो है क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अब जैसे CH3COCH3, CH3COCH3, अब जो है इसको हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये प्रोपेन है, अब यहाँ पे इसका साधारण नाम डाइमेथिल कीटोन या फिर इसको प्रोपेनोन की संज्ञा हम देंगे। फिर उसी तरीके से ईथर है, ईथर को जो है ROR डैश से हम प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे ये CH3OCH3 है, तो ये जो है डाइमेथिल ईथर है। क्या है आपका भैया? डाइमेथिल ईथर है। इसी को हम पढ़ सकते हैं IUPAC में मेथॉक्सी मेथेन। क्या पढ़ेंगे भाई? मेथॉक्सी मेथेन। फिर उसी तरीके से आपका जो है ये CH3OC2H5, अब ये जो है आपका एथिल है और एक जगह मेथिल है, तो एथिल मेथिल ईथर के नाम से पढ़ेंगे, या इसी को हम पढ़ेंगे आपका मेथॉक्सी एथेन। क्या पढ़ेंगे? मेथॉक्सी एथेन। तो इस तरीके से इनके जो है जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप थे, उनके यहाँ पे नॉमेनक्लेचर एक एक करके आपको बताया गया। ये जैसे एस्टर दिया गया है, एस्टर का जो जनरल फार्मूला है RCOO R डैश होता है, और इसका जो है जो नॉमेनक्लेचर करोगे आप, जैसे लिखा गया है HCOOCH3, तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेथिल जुटा हुआ है और ये फॉर्मेट है, तो मेथिल फॉर्मेट, या इसी को हम बोलेंगे मेथिल मेथेनोएट, या फिर अगर जो है आपका इस तरीके से CH3COOC2H5, तो ये आपका क्या हो गया? एथिल हो गया। और यहाँ पे जो है एथिल एसीटेट के नाम से पढ़ेंगे, या इसी को पढ़ेंगे एथिल एथेनोएट। फिर उसी तरीके से है आपका अमाइन, जिसको हम NH2 के ग्रुप में बोलते हैं, और ये जो है जनरल फार्मूला जो इसका होगा CnH2n+1, और यहाँ पे NH2 लिया गया है। और इसको जो है हम बोल सकते हैं कि इसके साधारण नाम के लिए नाइट्रोजन के परमाणुओं से संयुक्त एल्किल मूलों के नाम के जो है क्या पश्चात एमीन शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे सपोज डेट आपके पास दिया हुआ है CH3NH2, इसको हम जो है इसमें सफिक्स सफिक्स मैंने बोला एल्केन के रूप में मेथेन आपका लिया गया है। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे NH2 लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे मेथिल एमीन। क्या पढ़ेंगे? मेथिल एमीन, या फिर इसका IUPAC जो नाम होगा वो हम पढ़ेंगे एम्यूनोमेथेन, या फिर क्या बोलेंगे? मेथेनामीन। क्या पढ़ेंगे? मेथेनामीन। तो इस तरीके से ये जो भी फंक्शनल ग्रुप थे वो एक एक करके आपको बताया गया। एमाइड को जो है आप जानते हैं कि RCONH2 में होता है, और फिर जो है जैसे इसका नाम है HCONH2, इसको हम क्या पढ़ेंगे? फार्मेमाइड, या फिर जो है मेथनामाइड के नाम में क्या करेंगे, जानेंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र तथा इनके नॉमेनक्लेचर आपको दिए गए हैं। जैसे ये सपोज डेट आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है, ये यहाँ पे अगर इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना हो तो कैसे करोगे? सपोज डेट ये CH है, फिर यहाँ पे आपने क्या लगाया भैया? CH3, और फिर यहाँ पे लगाया गया है आपके पास CH3, और फिर यहाँ पे क्या लगाया गया है? CH3। अब जो है नंबरिंग का कार्बन करो तो इधर से करोगे आप तो 1 2 3, तब भी 3 पोजीशन आ रहा है, इधर से भी करोगे तो 1 2 3, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो आप क्या करोगे? तो आप पढ़ोगे तो आप कहोगे 2 मेथिल, इस पे जो है फंक्शनल ग्रुप क्या लग गया है? मेथिल ही लगा है, तो 2 मेथिल, और जो है कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए मेथ प्रोप हो गया, तो 2 मेथिल प्रोपेन जो है क्या? 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर लोगे। फिर इसी तरीके से ये कंपाउंड है आपके पास, तो यहाँ देख रहा है आपको 1 2 3 4, ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। जैसे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर यहाँ लिखा गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब कहोगे कि सर हम क्यों नहीं ऐसे कर दें कि 1 2 3 4, तो देखो इस तरीके से करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन 3 आ जा रहा है, और इधर से काउंट करने पे बाबू कितना हो जा रहा है? कार्बन, ये 2 ही हो जा रहा है, तो यही सही होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2, और 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हो? मेथिल लगा हुआ है, तो 2 मेथिल। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो गया। 2 मेथिल, और सब सिंगल बॉन्ड से जुटे हैं, तो 2 मेथिल क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। फिर उसी तरीके से ये दिया हुआ है, तो ये जो है जैसे यहाँ पे इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 होगा, या इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे 2 बार मेथिल मेथिल लगा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, माने 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है। फिर उसी तरीके से ये जो है आपके पास कितना है? ये जो है माने 3 Cl लगे हुए हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो ट्राइक्लोरो, और क्या पढ़ेंगे? इसको मेथेन पढ़ेंगे। 4
जो है माने बॉन्ड से सिंपली जुटा हुआ है। बात समझ रहे हो? इसको क्लोरोफॉर्म के भी नाम से जान सकते हैं। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल आपके पास दिए गए हैं, इसको आप देख लोगे। फिर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो है जनरल जो है कुछ आपके एग्जाम्पल इन पदार्थों के यूपीएससी नाम जो है आप खुद ही बता सकते हो। ठीक ना। और यहाँ पे दिए गए हैं आपसे, कहा जा रहा है कि आप जानते हैं सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिकों के रूप में यूरिया या अमोनिया साइनाइड को गर्म करके जो है बनाया गया। ठीक ना। तो ये इस तरीके से जो है इनके कुछ अलग और एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप अपने पार्ट कर लोगे। ठीक ना। तो इस तरीके से ये जो है जो आपका यूपीएससी का पार्ट था, या फिर हम कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट था, उसको आपको यहाँ पे बताया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कुछ नहीं है, बस आपको जो है यही बेसिकली जानना है कि किस तरीके से जो है आप माने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास दिए हैं तो उसका अगर नॉमेनक्लेचर करना हो तो आप कैसे उसको करोगे। तो आज के क्लास के इतना ही। थैंक यू क्लास, आगे मिलते हैं आपसे।